हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं TSM द सक्सेस मंत्रास। तो जैसे कि हमने एक पहले भी वीडियो निकाली थी, उसमें हमने एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करी थी रिगार्डिंग JKS जो एग्ज़ाम है, जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके बाद हमने वहाँ पे आपसे ये भी कहा था कि हम एसए के रिगार्डिंग कुछ आपको टिप्स वगैरह देंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो एसए के ही रिगार्डिंग रहेगी। इसको कैसे अप्रोच करें, इसमें बेसिक जो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो अगर एसए की हम बात करें तो जो एग्ज़ाम में एसए आते हैं वो 2 सेक्शंस में आते हैं। दोनों सेक्शंस में 4-4 एसेस होते हैं और हर सेक्शन में आपको एक एसे चूज़ करना होता है। और जो एसे जनरली रहते हैं उनमें 2 वैराइटीज़ के एसे होते हैं। एक सेक्शन में जो होता है वो थीम बेस्ड एसे होता है। जो सेकंड सेक्शन होती है उसमें फिलोसॉफिकल एसेस होते हैं। और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। थीम बेस्ड ऐसे जो होते हैं वो थोड़े से ट्रेडिशनल एरियाज पे पूछे जाते हैं। तो फिलोसफिकल जो एसेज रहते हैं वो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट एसेज होते हैं। तो लार्जली थीम जो अप्रोच है दोनों में एक जैसी होती है, बस थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द वो डिमांड आपको चलना पड़ता है। तो अब मैं ये बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करना है ऐसे को। सबसे पहले वो जो आपको ऐसे दोनों सेक्शंस में मिलेंगे, टोटल 8 होंगे, 8 में से आपको 2 करने हैं, हर सेक्शन में एक। तो उसमें आप केयरफुली पहले चूज़ करें, चाहे इसमें 5-10 मिनट लग भी जाएंगे आपके तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने जो ऐसे लिखना है फिर उसी पे ही सारी कहानी घूमेगी। तो वो आपका ऐसे अच्छा रहना चाहिए। तो आप चूज़ करने में अगर थोड़ा टाइम ले लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। और चूज़ करने में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका जो कंटेंट है वो होना चाहिए। कई बार कैची लगता है तो हमें लगता है कि हम लिख लेंगे, बट लगना और असल में होने में काफ़ी फ़र्क होता है। दोनों कई बार इंटायरली डिफरेंट थिंग्स होती हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। तो आपका कंटेंट होना चाहिए। और दूसरा एक और भी बड़ा कॉमन लोगों के माइंड में एक थॉट घूम रहा होता है कि नहीं ये तो सारे लिखेंगे, फिर मैं ऐसा ऐसे क्यों लिखूँगा। मुझे लगता है ये एक मिथ है। आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए, चाहे सारी दुनिया वही लिख रही हो, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अगर आप उसमें अच्छा कर सकते हैं रादर देन ऐसा ऐसे जो बाकी वाले लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं और आप लिख रहे हैं और आप उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो यू वुड बी इन अ सिचुएशन टू लूज। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जब ऐसे को अटेम्प्ट करना है। फिर जब आपने वो ऐसे चूज कर लिया है तो उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक पर्टिकुलर आइडिया होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसके अराउंड ही रहना होता है। वो बीटिंग अबाउट द बुश नहीं होना चाहिए। आप लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है। बट आपको उसके थीम के उस सब्जेक्ट के अराउंड ही रहना है। तो उसमें सबसे पहले की अगर हम बात करें तो आता है इंट्रो। आपका इंट्रो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि जनरली कहते भी हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो एग्जामिनर जो होता है वो उसको इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए आपकी कॉपी देखने में, क्योंकि अदरवाइज तो हंड्रेड्स के अराउंड कॉपीज उन्हें चेक करनी होती हैं और विद इन ए शॉर्ट टाइम करनी होती है। तो आपका इंट्रो बहुत अच्छा कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब इंट्रो में डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं। आप एक स्टोरी लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक फ्लावरी वे में एक कैची तरीके से कर सकते हैं, या कुछ लोग कोट्स के थ्रू भी स्टार्ट करते हैं। तो वो थोड़ी शॉर्ट क्रिस्प सी इंट्रो होनी चाहिए। आधा पेज हो सकता है, 1 पेज तक भी चल जाता है। कुछ का थोड़ा बहुत 1 सवा 1 पेज 1.5 तक भी चला जाता है, बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेन जो क्रक्स है उसके ऊपर आना है, जो सब्जेक्ट है। तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं एकदम से एक पैरा के बाद सेकंड में आप जंप करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। एक तो इंटरेस्ट ब्रेक हो जाता है, आप अच्छे से कंप्रेहेंसिवली आइडिया कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही ऐसे को काफ़ी लोग लिख रहे होते हैं। कोई भी आप चुनेंगे, 4 ही ऐसे हैं, 4 में बहुत सारे लोग उन चारों में से किसी न किसी को चूज़ करके लिखेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप काफ़ी डाइवर्स ऐसे लिखें उसमें। तो डाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अ, जैसे जीएस के जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं
उन सारे कंपोनेंट्स के अराउंड लिखना है आपको ऐसे। जैसे कि हम बात करते हैं हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, फिर सोसाइटी होता है GS1 में। 2 की बात करें वहाँ इंडियन पॉलिटी की बात होती है, गवर्नेंस की बात होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है। तो इन कंपोनेंट्स पे भी लिखना है। फिर थर्ड पेपर में भी ऐसे इकोनॉमी पे, इन्वायरमेंट पे, अब सिक्योरिटी सिनेरियो पे, अगर वो सारे फिट हो रहे हैं इन कंपोनेंट पे, कोई कहीं ना कहीं तो होते ही रहेंगे, सारे अगर नहीं भी अडेयर होंगे तो। फिर लाइकवाइज ऐसे ही आपको GS4 के एथिक्स एस्पेक्ट को भी थोड़ा खोलना है कि सिविल सर्विसेज में एथिक्स का कॉन्सेप्ट जो एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इतनी सारी चीज़ों को, इतने एरियाज को टच करेंगे तो आपका ऐसे जो है बड़ा डाइवर्सिफाई होगा। लगेगा कि दिस पर्सन हैज़ अ 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोच। तो ये बड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रहती है इस ऐसे में। उसके बाद अगर हम बात करें रिगार्डिंग जो हम लिखते हैं, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि नहीं हमारा तो इतनी अच्छी राइटिंग स्किल्स नहीं है, इतनी अच्छी हमारी ग्रामर्स नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका ना आइडिया कन्वे होना चाहिए एग्जामिनर को। आप कितना मतलब टिपिकल जार्गन लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे भी एक थोड़ा सा ना वो रूट सा बिहेवियर हो सकता है, फिर आगे से एग्जामिनर का हो ये टिपिकली इतना ज़्यादा जार्गन या इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा ऐसे हो, कंप्रीहेंसिव हो, अच्छे से इफेक्टिवली वो जो आइडिया है उसको कन्वे कर रहा हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद यही है कि कंटिन्यूटी के बारे में मैंने बात कर ली है। तो फिर हम जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट से पहले एक और है कि जो भी आप ऐसे लिखते हैं उसमें इन सारे कंपोनेंट के अलावा नेगेटिव एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा क्रिटिसिज्म अगर बनता है उस एरिया का तो वो भी लिखना होता है, ताकि आप कंक्लूजन में फिर दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर आप कुछ एक वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करके अल्टीमेटली कंक्लूड करें। तो जो आपकी कंक्लूजन है वो आपकी बॉडी के अराउंड ही रहनी चाहिए, और सब्जेक्ट के तो अराउंड तो ऑब्वियसली रहनी ही चाहिए। तो कंक्लूजन भी शॉर्ट होनी चाहिए, आधे पौने पेज में वो कंक्लूड हो जाना चाहिए। आप मतलब फाइनली आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे, आप क्या मतलब एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें भी ना आपकी पर्टिकुलरली लास्ट की लाइंस सोल्यूशन प्रोवाइडर तो होनी चाहिए, बट बहुत कैची होनी चाहिए, अगर एज फार एज पॉसिबल अगर आप कर सकते हैं तो। तो फिर इसके बाद ये तो होगी एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी। इसके बाद मैं चाहूँगा कि एक लास्ट ईयर या इवन 2021 का जो केएस का एग्ज़ाम हुआ था उसके मेंस का जो ऐसे आए थे वो उनमें वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। उनमें से एक ऐसे हम कोई लेंगे और उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए हमारे व्यूअर्स कि कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से इसको टैकल करना है इस तरह के ऐसे को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 2021 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एसेज थे, हम उनमें से कोई ऐसे पिक करते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि ये सेक्शन ए है, इसमें है 4 एसेज हैं। आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव फॉर आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। सेकंड है पेंडेमिक, दो कैटास्ट्रॉफिक और इन द एंड meant to foster human progress. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of strong. All birds, चौथा जो ऐसे है, all birds find shelter during a rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. तो हम इनमें से कोई एक ऐसे पिक कर लेते हैं। हम ये सेकंड वाला ले लेते हैं, पैंडेमिक्स, दो कैटास्ट्रॉफिक और इन द एंड meant to foster human progress। तो ये जो ऐसे है इसके हम की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो की पॉइंट्स में है ये पैंडेमिक की बात कर रहा है, कैटास्ट्रॉफिक, और जो तीसरा है हम वो देख सकते हैं, फॉस्टरिंग ह्यूमन प्रोग्रेस। तो इन तीनों के बारे में बात करनी है। जो भी हम लिखेंगे इस सेंटर ऑफ फोकस यही होना चाहिए जो सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी है। तो इसमें हम पहले इंट्रो की बात करेंगे। इंट्रो में आप डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं इंट्रो, या तो आप किसी स्टोरी फॉर्म में लिख सकते हैं,
नहीं तो आप किसी कैची फ्लावरी वे में या फैक्ट को मद्देनज़र रख के लिख सकते हैं। तो उसमें स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के बारे में मेंशन कर सकते हैं हम, या फिर हम बात कर सकते हैं स्वाइन फ्लू की और कोविड-19 के बारे में और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। जैसे अगर इंट्रो की बात करें, स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू एंड कोविड-19, या फिर अगर हम स्टोरी फॉर्म में बात करें तो किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की बात कर सकते हैं हम, या फिर किसी कम्युनिटी की बात, या फिर किसी एरिया की, किसी कंट्री की कोई स्टडी हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि कैसे इम्पैक्ट कर जाती है उनकी लाइफ ड्यूरिंग कोविड, ऑल एस्पेक्ट्स, जैसे उसके इकोनॉमिक लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी, उसकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर इंट्रो के बाद अगर हम उसके बाद बात करेंगे कि बॉडी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऐसे का, वो बॉडी होती है। जो आपको मार्क्स फेच करती है वो बॉडी ही होती है। बॉडी में जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि बॉडी जो है वो, उसमें सारे एस्पेक्ट जो ऐसे के हैं, तो जो भी जीएस के कंपोनेंट्स हैं उनके उनको उनके बारे में बात करेंगे ऐसे में। तो जैसे कि हिस्ट्री, हिस्ट्री में हमने पहले ही ये मेंशन कर दिए होंगे, अगर स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू वगैरह, तो फिर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखेंगे कि इसका कवरेज जो पेंडेमिक का होता है, काफ़ी सारे नेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़, वाइडर एरियाज़ की कवरेज हो जाती है। तो उसके अलावा जो इम्पैक्ट जो डिफरेंट एरियाज़ में होता है वो भी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है कई बारी। जैसे अर्बन एरियाज़ ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 में देखा गया था। कंजेस्टेड एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कॉलरा में देखा गया था। अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस वाले एरियाज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। तो फिर उसके बाद अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो पॉलिसी पैरालिसिस हो सकती है, कंसेंसस बेस्ड इशू जो होते हैं उनमें इशू हो सकता है। कंसेंसस बिल्ड करने में मुश्किल हो जाती है जब एकदम से कुछ कैटास्ट्रॉफ टाइप आ जाता है। अगर हम बात करें इसके बाद, हम बात करेंगे गवर्नेंस एस्पेक्ट की। तो गवर्नेंस में हम देखेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो वैसे ही एक उनके उन पे जो एलिगेशन रहता है कि वो रेड टेपिज्म का रहता है, और इसके अलावा सेंसिटाइजेशन का भी उनका एक इशू रहता है, तो उनको टैकल करना भी ज़रूरी है। तो ये एक प्रॉब्लम भी फेस की जाती है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करें, जब भी पेंडेमिक्स आते हैं तो सप्लाई लाइन से इम्पैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और कंट्रीज़ के बीच में जो एक बड़ा अच्छे फ्रेंडली टाइज होते हैं वो इम्पैक्ट हो जाते हैं जब भी इस तरह की आपदा आती है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनका क्रंच होता है, तो कहीं ना कहीं हर कंट्री, हर नेशन, हर गवर्नमेंट जो होती है वो अपने लोगों के लिए इन रिसोर्सेज को सिक्योर करने की कोशिश करती है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बात करें तो इकोनॉमी में हम लिखेंगे कि क्योंकि जब पेंडेमिक आते हैं तो हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो जब हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम होंगे, जॉब लॉसेस होंगी, डिमांड कम होती जाती है। और जब डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली जो लार्जर स्केल की इकॉनमी है वो इम्पैक्ट हो जाती है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। इकॉनमी के बाद हम बात कर सकते हैं कुछ छोटे एस्पेक्ट्स, लाइक अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो एथलेटिक्स में जो उनकी पार्टिसिपेशन रहती है, जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो कम हो सकते हैं अगर कोई कंटेजियस टाइप का पेंडेमिक है, जैसे कोविड-19 में देखा गया था। वर्ल्ड कप जो है वो डिले हो गए थे, ओलंपिक्स डिले हो गए थे। तो उसके बाद हम सोशल मीडिया या मीडिया की बात करें तो मीडिया की कवरेज कम हो जाती है, क्योंकि फिज़िकल अगर जो है फिजिकल एक्सेस के एरिया में अगर लिमिट की जाए तो वो फिर मीडिया की कवरेज भी कम हो जाती है, वहाँ उन एरियाज में पहुँच नहीं पाएंगे। मीडिया के बारे में हम ये लिख सकते हैं। अदर देन दिस हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का देख सकते हैं कि क्योंकि जब भी कोई पेंडेमिक आता है तो कहीं ना कहीं नई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत तो पड़ती है हमको, हमें नई इक्विपमेंट्स आइडेंटिफाई करनी होती है,
कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिस नई से लानी पड़ती है कुछ। अ, और टेक्नोलॉजी के बाद अगर हम बात करें तो अगर एजुकेशनल सेटअप की करें तो ये एक ऐसा एरिया है जो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एजुकेशन में। जैसे कि कोविड-19 की अगर बात करें तो स्कूल क्लोज़र हो गया था और काफ़ी सारे बच्चे पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के स्कूल नहीं जा पाते हैं। हेल्थ हेल्थ की तो हम वैसे भी बात कर चुके हैं, तो उसमें यही है कि सबसे बड़ा जो कैटास्ट्रॉफ होता है कि इतनी ज़्यादा कवरेज करनी मुश्किल हो जाती है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ रहती है, नई नई इक्विपमेंट जो कि चाहिए होती हैं उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं। और वैसे ही जनरली कंट्रीज़ में कम होती है, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो उसका एक अलग से इशू रहता है। एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख सकते हैं कि जब भी कोई कैटास्ट्रॉफ आता है तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होती है ह्यूमन की, जो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है वो रीइग्नाइटेड हो जाती है। तो हर कोई अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है। एम्पैथी और कंपैशन जैसे कंपोनेंट जो होते हैं वो वीकन हो जाते हैं। अपने लिए हर कोई रिसोर्सेज सेव करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक जो कंपोनेंट है इस पे जनरली बात कम करनी थी, तो अब जो ज़्यादा ऐसे इट इज़ फोकस्ड मोर टुवर्ड्स द फोस्टरिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। तो हम उसके बारे में बात करते हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस। ह्यूमन प्रोग्रेस में हम फिर से हम इसमें बाकी जो कंपोनेंट हैं उनको एडेयर करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि जो पॉलिटी का एस्पेक्ट है उस पर जो है कंसेंसस बिल्ड होना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी आप कुछ चैलेंज आता है तो सबका मिलकर मिलकर काम करना एक अच्छी चीज़ हो जाती है। यही ह्यूमन प्रोग्रेस को जस्टिफाई करेगा। नई तरह की पॉलिसीज़ लाएंगे, और जैसा कि हमने उस टाइम लाई थी आत्मनिर्भर भारत, एक वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स द लास्ट 10 years आई वुड से। गवर्नेंस में हम देख सकते हैं कि उसमें भी चेंजेस आ सकती हैं इस तरह के चैलेंज में, जैसे कि सेंसिटिविटी जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ होता है उसमें ज़्यादा आ सकती है। जैसे कि हमने एक कर्मयोगी करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो भी पेंडेमिक के टाइम में ही था। तो उससे जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है उनके बिहेवियर में, उनके वर्क एथिक्स में, एफिशिएंसीज, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में, तो वो एक अच्छा साइन होता है ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने देखा कि क्योंकि सप्लाई लाइंस इम्पैक्ट हो गई थी या किसी भी पैंडेमिक में हो सकती हैं, तो उनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमने वो जो SCRI स्टार्ट किया था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान के साथ, तो उस तरह के इनिशिएटिव आ सकते हैं, इन पे लिख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी हो गया। इकॉनमी एस्पेक्ट में न्यू स्कीम्स या फिर ओल्ड स्कीम को जो है वो थोड़ा सा री इन्विगोरेट कर सकते हैं। जैसे MG नरेगा में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की गई थी, काफ़ी सारी स्पेंडिंग बढ़ी थी, तो उसकी अपटेक भी ज़्यादा थी, डिमांड भी काफ़ी कैरी कर रहा था। वैसी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं हम। इकॉनमी के अलावा हम अगर इसका टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करें तो काफ़ी सारी नई इक्विपमेंट्स लाइक कॉन्सेंट्रेटर्स आ गई, नई इनोवेशन आ गई, न्यू ड्रग्स आती हैं, नई मेडिसिन आती हैं, एंटीबायोटिक्स और इवन वैक्सीन्स। These are also something that are found with the innovative mindsets. After technology, if we talk about the environment, ह्यूमंस जो होते हैं जब चैलेंज आता है तो एक मल्टीपल चैलेंज होता है, डाइवर्सिफाइड चैलेंज होता है। तो उसको अगर इन्वामेंटली भी केटर किया जाए, जैसे कि ह्यूमन एक्सेस कम की जाए, जो तो जैसा कि हमने कोविड-19 में देखा था कि ह्यूमन जब
लॉकडाउन हुआ था तो उससे जो इन्वामेंटल जो स्फेयर था वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव साइंस देखे गए थे। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। इन्वामेंट के बाद फिर से हम लिखेंगे कि great challenges require great human commitments, and these great human commitments come from the value aspect of human। तो हम लिखेंगे कि एम्पैथी और कंपैशन जैसी चीज़ें बढ़ती हैं, ये हर पेंडेमिक में होता है, होना भी चाहिए। इनके बारे में लिखेंगे साइंस ऑफ गुड लीडरशिप एज वी कैन सी इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडरशिप ड्यूरिंग COVID-19 or any kind of other pandemic। तो इसी तरह के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को एडेयर करेंगे तो हमारा जो ये ऐसे रहेगा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जिससे जो एग्जामिनर है वो कहीं पर एक स्टिक नहीं करेगा एक पर्टिकुलर चीज़ पे। तो जो भी हम ये लिख रहे हैं, हम जो भी आइडिया लिखेंगे उसको सब्सटेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने बीच में IR में CRI का मेंशन किया था, मनरेगा का इकोनॉमी के एस्पेक्ट में हमने मेंशन किया, या कर्मयोगी का मेंशन किया गवर्नेंस एस्पेक्ट में, या पॉलिटी के एस्पेक्ट में आत्मनिर्भर भारत का हमने जो मेंशन करा था। तो ये सब्सटेंशिएशन करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बहुत ही वेग सा जो व्यू पॉइंट दिखता है। उसके बाद जनरली ये हो गया। लास्टली जो इसमें एस्पेक्ट है जिसके बारे में बात करनी चाहिए वो है कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो भी लिखा अभी तक आपने इसमें वे आउट नहीं दिया है, जो ये जो ऐसे है, तो आप क्या देंगे पहले वे फॉरवर्ड बताने के लिए। जो आपने ये इतना सारा कुछ लिख दिया है इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करो और क्रक्स में लिखो। जैसे इसमें हम लिखेंगे कि एक बड़ी कैची सी लाइन से लिख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज और आल्सो द टाइम्स ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। तो हम इस तरह की लाइन लिख सकते हैं और उसको कंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं कि ह्यूमन प्रोग्रेस जो है, ह्यूमन प्रोग्रेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जब कोई एक बड़ा चैलेंज आता है तो एक रेडिकल चेंज आ सकती है ह्यूमन जो ग्रोथ है। तो इस तरह के चैलेंजेस अगर आते हैं तो ह्यूमन ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, दो इट इज़ अ वेरी हार्श एक्सपीरियंस, बट वी हैव टू टेक इट ऑन द फेस वैल्यू एंड इम्प्रूव अकॉर्डिंगली। तो ये जो ऐसे है इस पर हमने बात तो कर ली है। अब यही है कि जो मेन आइडिया था इसका, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अराउंड बात करनी थी, जो मेन की पॉइंट थे उनको आइडिया करना था, और जो कंप्रीहेंसिव आउटलुक हम दे सकते थे हमने देने की ट्राई की है। तो ऐसे ही करना है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तभी जाकर एग्जामिनर कन्विंस होगा कि इसको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की नॉलेज है और ये उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है ऑन पेपर। और यही चीज़ है जो आपको अच्छे से मार्क्स फैच कर सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं थी। ये जो सारे कंपोनेंट थे आपने GS में पढ़े होते हैं, बस एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आज के SC का जो मेन हमारा आइडिया था कि हम आपको एक थोड़ी सी इंसाइट दे पाए, वही हमने ट्राई की है। तो फिर से मिलेंगे। कीप वॉचिंग TSM द सक्सेस मंत्रास। थैंक यू ऑल।